नवीन दा, हम लोग जो है लाइव हैं, मतलब सब कोई सुन रहे हैं, तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। लगातार आपसे हम लोग संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे कि पिछले जिस तरह से जो है विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त भी ये त्रिकोणीय मुकाबला होने का चांसेस था। अब बाई इलेक्शन जब हुआ तो उन्हीं कैंडिडेट को जो है चुना गया। क्या मानसा है आप लोगों का, क्या सोच है और क्या विचार के साथ आप लोगों ने उन्हें मैदान पर उतारा है? देखिए, तो चुनाव जो त्रिकोणीय वो पहले भी था। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। जोर से बोला जाए नविंदा। हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला का ही संभावना है पूर्ण रूप से, जो देखने को लग रहा है। और हम लोग पूरा दमखम के साथ लड़ने जा रहे हैं। पार्टी हमारा बहुत दिन से ही रणनीति के तहत हम लोग जो भी सब प्रत्याशी उतार रहे हैं उसको उपचुनाव में। क्या तैयारी है? यहाँ तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि बीजेपी जेएमएम को पसंद करते हैं। जेएलकेएम का भी कुछ जगह पे जो है नाम चर्चा चल रहा है, लेकिन इस तरह से जो है सबसे अंतिम रूप से आप लोगों ने जो है कैंडिडेट का घोषणा कर रहे हैं। क्या मतलब बनता है, कब तक इसका नॉमिनेशन करिएगा, क्योंकि डेट भी बहुत नज़दीक है। उपचुनाव को लेकर देर रात जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी विधायक जयराम महतो ने बाई इलेक्शन को लेकर, घाटशिला उपचुनाव को लेकर जो है अपना एक लेटर निकाला है, जिसमें से उन्होंने अपना प्रत्याशी का घोषणा कर दिया है। ये लगातार ये सूचनाएं मिल रही थी कि आखिरकार जेएलकेएम जो है घाटशिला उपचुनाव को फाइट करेगा या नहीं करेगा। ये सभी के मन में एक डाउट चल रहा था, क्योंकि जिस तरह से जो है बीजेपी और जेएमएम का प्रत्याशी घोषित होने के बाद सबसे ज़्यादा अगर निगाह किसी पर टिकी हुई थी तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम महतो पर टिका हुआ था। उन्होंने जो है पूरी तरह से अपने कैंडिडेट को जो है रिलीज़ कर दिया है, और उसका नॉमिनेशन का डेट भी आपको हम बताएंगे। और ये सूचना जो है महज हमें लगता है कि रात के 2 बजे ये आपको हम दे रहे हैं। और ये बता दें कि अभी हम फिलहाल जो है तमाम जो साथीगण हमारे साथ, अनिल महतो है, मनोज दा जो है, हम लोग घाटशिला में ही हैं, और हम लोग जस्ट कुछ न्यूज़ कवर ही कर रहे थे, तो अचानक से ये न्यूज़ पहुंचा हमारे बीच कि घाटशिला उपचुनाव को लेकर जेएलकेएम भी जो है कमर कस लिया है, और कमर कसने के बाद जो है घाटशिला उपचुनाव को लेकर जो है अपने कैंडिडेट को भी घोषणा कर दिया है। हम अनिल दा से जानने का कोशिश करेंगे, क्या कुछ सूचनाएं मिल रही है दादा, कि लगातार जो है इस चीज़ों का जानकारी मिल रही थी कि जयराम महतो कैंडिडेट देंगे या नहीं देंगे। इस चीज़ों पे लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था, अंततः जो है उन्होंने घोषणा कर दी है। क्या जानकारी मिल पाई है? जैसा कि इस वक्त रात के 2 बजे हैं, और रात के 2 बजे में टाइगर जयराम महतो अपने सेंट्रल कमेटी के डिसीजन के बाद में ये घोषणा किया है कि रामदास मुर्मू जो पिछले बार के प्रत्याशी थे, जो 8000 के अप्रोक्स वोट लाए थे, उनको पुनः इस बार प्रत्याशी बना दिया गया है। हालांकि जब जेएमएम ने और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का नामांकन करवाया था, तो ये भीड़ देख करके बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे, इंतजार में थे कि कब ये आएगा, और फाइनली ये वेट इज ओवर हो गया है। रामदास मुर्मू को प्रत्याशी बना दिया गया है। ऐसे में नॉमिनेशन के लिए 1-2 दिन का ही समय बचा है, तो हमको लगता है 1-2 दिन में जेएलकेएम पार्टी अपना नॉमिनेशन करवाने के लिए फील्ड में उतरेगी। और जैसा कि आपको पता है कि छोटा नागपुर के प्रमंडल के क्षेत्र में जयराम महतो का जिस प्रकार से क्रेज, उस प्रकार से कोल्हान प्रमंडल में भी क्रेज देखा जाता है। हालांकि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में थोड़ा वोट कम आया था, लेकिन इस बार देखना है, आंकना है कि किस प्रकार से ये लोग का वोट आएगा नहीं आएगा। बाकी तमाम चीज़ों को हम लोग कवरेज कर रहे। आज जेएमएम का भी नॉमिनेशन को दिखाया, बीजेपी को भी नॉमिनेशन दिखाया, जिसमें हेमंत सोरेन आए थे, और बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दास समेत अन्य नेता लोग आए थे। तो कल का अभी रामदास मुर्मू का नॉमिनेशन, मतलब नाम घोषणा होने के बाद में क्या कुछ जेएलकेएम की तरह से तूफान मचता है या फिर साइलेंट रहते हैं ये लोग, नॉर्मल वोट लड़ते हैं, उस पर देखने की बात है। जी, आपसे फिर हम जुड़ेंगे। मनोज दा भी हैं, इनसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मनोज जी, लगातार आप घाटशिला में जो है इस चुनावी माहौल को आंकने का कोशिश कर रहे थे, और अंतिम क्षण में जो है जेएलकेएम ने भी जो है प्रत्याशी घोषित कर दिया है। क्या रणनीति बन पा रहा है? क्या लगता है कि वाकई में बीजेपी जेएमएम के लिए जेएलकेएम जो है सिरदर्द बनने का काम कर रहा है क्या? बिल्कुल सिरदर्द बनने का पूरा चांस है, क्योंकि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होने का चांस लग रहा है। अच्छा। क्योंकि यहाँ कुड़वी का भी यहाँ पे 20-25 हज़ार यहाँ पे वोटर है, तो यहाँ पे बीजेपी को नुकसान होने की चांस है, और जेएमएम को भी नुकसान होने का बहुत चांस लग रहा है। तो क्या लगता है कि वाकई में जिस तरह से सबसे लास्ट में जो है जयराम महतो ने जो है कैंडिडेट का घोषणा किया है, ये हमें लगता है कि जिस तरह से जो है जयराम महतो कह रहे थे कि हम घाटशिला उपचुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कह रहे थे हम किन्हें लड़ाएंगे। बहुत सारे नाम को भी जो है सेंट्रल कमेटी को भेज दिया गया था, लेकिन रात में इस तरह से घोषणा करना क्या? देखिए, इसमें प्रेम माडी का भी नाम चल रहा था, लेकिन प्रेम माडी से हमने बात किया तो प्रेम माडी ने कहा कि वहाँ के जो पूर्व प्रत्याशी है
उनका वहाँ देना चाहिए, क्योंकि पहले वो चुनाव लड़ चुके हैं। इसलिए प्रेम मार्डी का भी नाम घोषणा होने, प्रेम मार्डी का नाम फर्स्ट में चल रहा था। जो वहाँ पे मीटिंग चल रहा था, उन लोग का मीटिंग हुआ था, उसमें प्रेम मार्डी का ज़्यादा लोग वोट किए थे कि प्रेम मार्डी को यहाँ पे प्रत्याशी घोषित करना चाहिए। लेकिन प्रेम मार्डी जी फेसबुक के माध्यम से भी देखे, उन्होंने लिख दिए कि भाई जो पूर्व प्रत्याशी है उसी को नाम होना चाहिए। अच्छा अनिल जी, एक चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में जो है जेलकेम क्या यहाँ पे भूमिका निभा सकती है, क्योंकि इतना बड़े बड़े राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल होने के बावजूद भी जेलकेम जो है बाई इलेक्शन में अपना शिरकत कर रहा है। तो क्या लगता है कि इस चुनावी माहौल में अपने आप को वो कहाँ पाएंगे? आप जब घाटशिला में घूम रहे हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, झारखंड का बना हुआ 25 साल हो गया, लोग एनडीए से भी परेशान हो चुके हैं, इंडिया गठबंधन से भी परेशान हो चुके हैं, लोग थर्ड फ्रंट की तलाश में हैं। लोगों को ऐसा मिल नहीं पा रहा है कि ये थर्ड फ्रंट वाला लोग सरकार में आके बैठे और सही तरीके से, जिस प्रकार से करप्शन चल रहा है, स्टूडेंट के लिए आवाज़ नहीं उठ रहा है, तमाम तरह के जो हेमंत सोरेन ने वादे किए थे कि बेरोजगार भत्ता देंगे, नौकरी देंगे और तरह तरह की चीज़ें देंगे, वो सारी चीज़ नहीं पूरा हो पा रहा है। इसलिए लोग बीजेपी से भी परेशान है और इंडिया गठबंधन से भी परेशान है। तो सोच रहे हैं कि कुछ थर्ड फ्रंट आकर के तैयार हो और उसको हम लोग वोट दें और वो हमारे लिए काम करे। जयराम मतो बिल्कुल एक आस है, लेकिन पता नहीं वो कितना घाटशिला चुनाव में अपना परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे, वो तो चुनाव लड़ेंगे तब पता चलेगा। जी मनोज जी, एक और एक सवाल है। नवीन दा वैसी लेने की कोशिश करते हैं कि अच्छा अनिल जब से हम जानने की कोशिश करें, अच्छा जिस तरह से पहले जब चुनाव हुआ था 2024 में विधानसभा चुनाव, तो घाटशिला से भी प्रत्याशी उतारा गया था, जिनको जो है अभी बाई इलेक्शन के लिए चुना गया है। उस टाइम 8000 कुछ अप्रोक्स वोट आया था। तो क्या लगता है इस वोट में गिरावट आएगा कि इसमें और बढ़ोतरी हो सकता है? आपको क्या समझ में आया? देखिए, जेलकेम पार्टी की अगर बात करें इंडिविजुअली तो उस पार्टी का ग्राफ बढ़ सकता है, क्योंकि जयराम मतो जिस प्रकार से घाटशिला के मुद्दा को उठाए हैं, यूरेनियम से किस प्रकार से लोगों को परेशानी होती है और तमाम आदिवासियों से लेकर के मूलवासियों से लेकर के तमाम फॉरवर्ड क्लास तक के मुद्दा को उठाया है, तो उसका ग्राफ अगर यहाँ था तो यहाँ बढ़ करके चढ़ करके आ गया है। और बीजेपी और जेएमएम में जो वोट का जो डिफरेंस था, हर और जीत में जो डिफरेंस था वो 22,000 था, लेकिन वो डिफरेंस जो है इस बार कम होने का चांस है। और बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ के लोग ये कहना है कि इस बार जो है मुकाबला त्रिकोणीय होगा। नविंदा लाइन पर जुड़ चुके हैं। नविंदा कि 50,000 60,000। नविंदा थोड़ा सा हम लोग फोन लाइन में जुड़े हुए हैं, थोड़ा बातचीत करेंगे आपसे। हो जाएगा कि कौन जीतेगा। इस वक्त हमारे साथ नविंदा लाइन में है। नविंदा क्या बात कीजिए, माइक में सुनाइए। अच्छा नविंदा, हम लोग जो है लाइव हैं, मतलब सबको सुन रहे हैं, तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे, लगातार आपसे हम लोग संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे कि पिछले जिस तरह से जो है विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त भी ये त्रिकोणीय मुकाबला होने का चांसेस था। अब बाई इलेक्शन जब हुआ तो उन्हीं कैंडिडेट को जो है चुना गया। क्या मानसा है आप लोगों का, क्या सोच है और क्या विचार के साथ आप लोगों ने उन्हें मैदान पर उतारा है? देखिए, तो चुनाव जो त्रिकोणीय वो पहले भी था। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। जोर से बोला जाए नविंदा। हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला का ही संभावना है पूर्ण रूप से, जो देखने को लग रहा है। और हम लोग पूरा दमखम के साथ लड़ने जा रहे हैं। पार्टी हमारा बहुत दिन से रणनीति के तहत हम लोग जो भी सब प्रत्याशी उतार रहे हैं उसको उपचुनाव में। क्या तैयारी है? यहाँ तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि बीजेपी जेएमएम को पसंद करते हैं, जेलकेम का भी कुछ जगह पे जो है नाम चर्चा चल रहा है, लेकिन इस तरह से जो है सबसे अंतिम रूप से आप लोगों ने जो है कैंडिडेट का घोषणा कर रहे हैं, क्या मतलब बनता है? कब तक इसका नॉमिनेशन करिएगा, क्योंकि डेट भी बहुत नज़दीक है। जनता तो अब जैसा बोल रहे हैं कि बीजेपी को पसंद कर रहे हैं या जेएमएम को, वही जनता है जो आज जेएमएम को पसंद करी कल बीजेपी को। और जनता कहीं नहीं बदलती है, जेएमएम को ही पसंद करती है। तो इस टाइप का है, जनता सब बदलाव होते रहता है। और वहाँ का मुख्य मुद्दा जैसे अब घाटशिला का ये सब जो माइंस है, ये सब हमारे अध्यक्ष जी भी बहुत बड़ा मुद्दा उठाए हैं, चंद्रपुरा वाला माइंस। तो ये सब मुद्दे हैं, सेल कंपनी है, ये सब बेरोजगारी मतलब कंपनी वहाँ ये सब पलायन हो रहा कंपनी रहने के बावजूद भी। तो ये सब मुद्दे हैं, आम मुद्दे। जी नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल तो जी, जिस प्रकार से नवीन जी ने बताया कि हम लोग की तैयारी बिल्कुल एकदम जोरदार तरीके से है और इनका साफ तौर पे कहना है कि सेंट्रल कमेटी के जितने भी लोग हैं तमाम लोगों को जो है कि घाटशिला में उतार दिया जाएगा। और जो जिस भाषा में कंफर्टेबल है, मान लीजिए एसटी की आबादी यहाँ पे है, क्योंकि एसटी रिजर्व क्षेत्र है ये, तो एसटी उनके जेलकेम पार्टी में जो लोग हैं वो एसटी लोग जा करके लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, मुद्दा को समझाएंगे कि क्या क्या आइडियोलॉजी था जेएमएम का और वो क्या क्या नहीं पूरा किया है, बीजेपी क्या क्या उसका जो वादा
वादा था, इरादा था, उसको पूरा नहीं किया है। तो तमाम चीज़ें, तमाम मुद्दों को लेकर के ये लोग जो है कि लोगों के पास जाने का काम करेंगे। उसके बाद लोग समझते हैं या नहीं समझते हैं मुद्दा को और किधर वोट करते हैं वो तो 14 तारीख को पता चलेगा। मुकाबला कितना कठिनाई होगा जयराम महतो के लिए? देखिए, जयराम महतो के आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। ये तो पहले से स्पष्ट था कि या तो एनडीए जीतेगा तो या तो इंडिया जीतेगा। लेकिन जयराम महतो एक ऐसे धुरंधर है जो कि 2024 के उपचुनाव में 12 लाख 13 लाख वोट ला करके ये सिद्ध कर दिया है कि हम भी राजनीति में अपना अस्तित्व रखते हैं, पहचान रखते हैं। या तो हम खेल बिगाड़ सकते हैं या तो हम खेल जीत सकते हैं। तो इस प्रकार का काबिलियत पर बिगाड़ेंगे लग रहा है इस बार। एनडीए या इंडिया का बिगाड़ेंगे, दो ही तो ऑप्शन है, दोनों में से किसी एक का बिगाड़ेंगे। हालांकि रामदास सोरेन के मृत्यु के बाद में यह संभवतः माना जाता है जहाँ जहाँ उपचुनाव हुआ है उसी परिवार के लोग जीते हैं या जो पूर्व मंत्री मरे हैं उन्हीं के परिवार के लोग जीत जाते हैं, जिस प्रकार से डुमरी में घटना घटा है। जी जी, मेरा ये भी सवाल है कि बहुत सारा सोशल मीडिया में ये भी चर्चाएं बनी हुई है कि घाटशिला में जो है परिवारवाद का परिचालन बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि जो बाबूलाल सोरेन है उनको भी जो है चंपई सोरेन के बेटे हैं उनको दिया गया, और जो रामदास सोरेन के बेटे जो है समरेश चंद्र जो सोरेन है उनको दिया गया। तो इस चीज़ों में जयराम महतो क्या भूमिका निभा रहे हैं कि परिवारवाद को तोड़ना चाह रहे हैं? क्या मतलब बनता है इस चीज़ों से? आज हमने भानु प्रताप शाही जो पूर्व मंत्री रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री, उनसे बात किया परिवारवाद को लेकर के। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि परिवारवाद आज से नहीं है, कई सालों हर पार्टियों में रहता। कांग्रेस में भी परिवारवाद चल रहा था, जेएमएम में भी आप देख सकते हैं परिवारवाद चल रहा है, बीजेपी में भी परिवारवाद चल रहा है। तो परिवारवाद कोई नया चीज़ नहीं है। जयराम महतो जिस प्रकार से बात करते हैं कि फ्रेश पॉलिटिक्स हम लोग करेंगे, न्यू कैंडिडेट को प्रेजेंट करेंगे जिसमें गांव का लड़का जिसमें हुनर है उसको छांट करके निकाल के लाएंगे, मतलब मिट्टी को हम लोग सोना बनाने का काम करेंगे। तो उस प्रकार से स्टेप लिया हुआ दिख रहा है, क्योंकि रामदास मुर्मू जो है वो कोई बड़े घराने से नहीं आते हैं या उसके पास बहुत पूंजी नहीं है या बहुत पैसे वाले नहीं है। वो गरीब घर के ही एक लड़का है जो पढ़ाता है, कोचिंग पढ़ाता है। उस लड़का को छांट करके लाया है। अब कितना वोट लाएगा नहीं लाएगा वो तो उसके परफॉर्मेंस पे, उसके एबिलिटी पे दिखेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा, जयराम महतो इस उपचुनाव में किसी को समर्थन भी दे सकते थे, बीजेपी को या जेएमएम को समर्थन दे सकते थे, लेकिन उन्होंने समर्थन किसी को नहीं दिया। अपने तर्ज पर, अपने पार्टी के सिंबल पर जो है चुनाव लड़ाने का जो है निर्णय उन्होंने लिया। तो ये निर्णय कितना सार्थक साबित होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, राजनीति में दो चीज़ तो निश्चिंत है, एक हार और दूसरा जीत। जगन्नाथ महतो जब मरे तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हम लास्ट पे राजनीति नहीं करेंगे। मेरा सच्ची श्रद्धांजलि जगन्नाथ महतो के लिए यही होगा कि हम वहाँ पे कैंडिडेट ना दें। लेकिन क्योंकि वो डुमरी विधानसभा क्षेत्र था, उसका पार्टी उस समय पूर्ण रूपेण इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। अब क्योंकि ये एक रजिस्टर्ड पार्टी हो गया तो उनका भी कर्तव्य बनता है, हार या जीत तो होना ही है। और जहाँ मेरा पकड़ नहीं बना है उन क्षेत्रों में जाएंगे तो मेरा वोट परसेंटेज बढ़ेगा, लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा, मेरा मुद्दा बढ़ेगा, लोगों से मेरा इंटरेक्शन बढ़ेगा। तो कितना दिन चुप बैठे रहें, अपने आवाज़ को लोगों तक ना पहुँचाएँ। इसलिए उनका भी साफ सोच है, वोट जितना आएगा नहीं आएगा, हार या जीत जो भी होगा, लेकिन अपना प्रेजेंस देना है। जैसे कहावत नहीं कहा जाता है कि तेरे जीत से ज़्यादा चर्चा मेरा हार का होगा। हाँ। उसी प्रकार की राह में कुछ निकल पड़े हैं, क्योंकि जानते ही वो तो बोलते हैं हम राड़ बाटी के राड़ लोग हैं, तो हार या जीत जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, मनोज जी से अंतिम सवाल रहेंगे। ये कहा जा रहा था कि जयराम महतो जब टिकट घोषणा नहीं कर रहे थे तब लोग कह रहे थे कि जयराम महतो शायद बीजेपी के आड़े जो है आके इस तरह से कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं या जेएमएम को समर्थन देने के लिए इस तरह से नहीं कर रहे हैं। तो वाकई में आज उन्होंने जब टिकट की जो नाम का घोषणा उन्होंने किया, तो क्या लगता है कि वाकई में किसी को चुनौती देने का काम कर रहे हैं, किसी के बातों को इग्नोर करते हुए उन्होंने अपने पार्टी को ही प्राथमिकता देते हुए वहाँ का कैंडिडेट दिए? क्या लगता है? डुमरी में जो धनबाद में जो मीटिंग हुआ था उसमें यहाँ के कोल्हान के जो टीम गए थे उन लोग को साफ कहना है कि कैंडिडेट नहीं दीजिएगा तो लोग सोचेंगे कि ये लोग डरे हुए हैं, डर से नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार का जो भावना है लोगों का, इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर जो इन लोगों को मांग था कि अगर हम लोग कैंडिडेट नहीं देते हैं तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए उन्होंने कैंडिडेट यहाँ पे दिए। जी, तो ये बड़ी खबर थी, आपको हमने बताया। और अभी हम लोग फिलहाल जो है घाटशिला विधानसभा के अंतर्गत ही हैं और लगातार घाटशिला के अंतर जो भी चीज़ें एक्टिविटी हो रही हैं, त्रिकोणीय मुकाबला होगा या नहीं होगा, ये देखना बेहद ज़रूरी है। और आपको हम सुबह से लगातार जो है अपडेट देने का काम करेंगे, समझाने का काम करेंगे, दिखाने का काम करेंगे। कुछ बोलिएगा? देखिए, रात के इस वक्त 2 बज रहे हैं और हम लोग 2 बजे रात तक जगे हुए हैं। और देखिए, ये NH में खड़े हुए हैं, घाटशिला रिपोर्टिंग करने के लिए आए। इसलिए हम लोग तीनों का जो रिपोर्टिंग है, जो डेडिकेशन है जनता के बीच में, जनता के बातों को लेकर के जाने का, उस चीज़ों को भी आप लोग समझिए और हम लोग के चैनल को थोड़ा बढ़ाइए।
बाकी मेरा एक चैनल में स्ट्राइक पड़ गया, इस वजह से अपना चैनल में अपलोड नहीं कर पा रहा आपका चैनल का नाम बता दीजिए। जो नया चैनल में डाल रहे हैं उस चैनल का नाम है झार पल्स। झार हम पल्स लोग नाम से डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक। हाँ, ये लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और कम्युनिटी में भी मार दिए हैं, कम्युनिटी पोस्ट वो भी कर दिए हैं, सोशल A to Z सामाजिक खबर भी कर दिए हैं। और मेरा नाम अनिल महतो जो था वो हो गया है थोड़ा सा प्रॉब्लम, इसलिए झार पल्स नामक एक चैनल है, उसको धकाधक शेयर कीजिए। जिस प्रकार से पहले मुद्दा उठाता था झारखंड से खबर, वो मुद्दा रेगुलर उठता रहेगा। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए और हम लोग का मेहनत को थोड़ा सा समझिए कि किस प्रकार से कोई भी रिपोर्टर इतना 2 बजे रात को वीडियो नहीं बनाता होगा जैसे ही लेटर आता है। हम लोग का रात को डेडिकेशन को समझिए आप लोग। आपका फेसबुक पेज बता दीजिए। जी, मेरा फेसबुक में भी अनिल महतो नाम से है, उसमें 22,000 फॉलोवर, आप जाके फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। जी जी, तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।